जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज से हम लोग यूजीसी नेट में के इतिहास में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे उनको कंप्लीटली कवर करेंगे, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह जून 2011 में जितने भी क्वेश्चन नेट ने पूछे हैं उनको हम कंप्लीट कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आइए आपके सामने पहला क्वेश्चन रखते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कहाँ पर जल भंडार का साक्ष्य पाया गया। किसका? जल भंडार का। तो कहाँ पाया गया है? लोथल में। लोथल क्या था? हड़प्पा कालीन बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह था। ठीक है, यहाँ गोदीवाड़ा भी स्थित था। हड़प लोथल जो था एक गोदीवाड़ा भी रहा था। और लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की थी? इसकी इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी जो स्थापना था वह किया था महेंद्र लाल सरकार ने। किसने? महेंद्र लाल सरकार ने। कब किया था इन्होंने? तो इन्होंने किया था जुलाई 1876 में। जुलाई 1876 में। आपको जेसी बोस का नाम आपने सुना होगा। जेसी बोस ने कैस्कोग्राफ की खोज की थी। किसकी? कैस्कोग्राफ की खोज की थी। किसने? जेसी बोस ने। ठीक। मेघनाथ शाह ने, जो मेघनाथ शाह थे, उन्होंने सन 1920 में किसकी खोज की थी? तो थर्मल आयनाइजेशन की। इसकी थर्मल आयनाइजेशन की खोज मेघनाथ शाह ने की थी। और होमी भाभा के बारे में आप सब जानते होंगे। इन्होंने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। किसका? परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का भारत में शुभारंभ किया था। तो आप सबको इन चारों ऑप्शन का पता चला। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना महेंद्रलाल सरकार, जेसी बोस कैस्कोग्राफ, होमी भाभा परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, और मेघनाथ शाह ने थर्मल आयनाइजेशन की खोज की थी 1920 में। आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। ठीक है, काल से मतलब कौन पहले आया कौन बाद में आया, आपको ऐसे व्यवस्थित इसको करना है। तो मैं आपको बता दूं, इन सब में सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा ऋग्वेद। क्या? ऋग्वेद। उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा त्रिपिटक। त्रिपिटक के बाद त्रिपिटक के बाद आपका लिखा गया अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र के बाद लिखा गया इंडिका। अर्थशास्त्र की रचना की थी किसने? और इंडिका की रचना किसने की थी? इंडिका की किसने की थी और अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना विष्णुगुप्त ने की थी, जिसे चाणक्य भी कहते हैं। और इंडिका की मेगास्थनीज ने। इंडिका किसकी बुक है? मेगास्थनीज की बुक रही थी। ठीक। इंडिका मौर्य काल से संबंधित थी। और ठीक है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ऋग्वेद आप लोग जानते हैं वैदिक काल से संबंधित है और प्रथम वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची एक दिया हुआ है नदी का नाम, और नदी का शहर दिया हुआ है, और आपको क्या करना है? इन दोनों को सुमेलित करना है। तो कह रहा है कि सिंधु नदी, रावी नदी, घग्गर नदी, सतलज नदी किस किस शहर में बहते थे, आपको बताना है। तो पहले कह रहा है सिंधु नदी। सिंधु सिंधु का जो शहर था वह स्थल था मोहनजोदड़ो। क्या था? मोहनजोदड़ो। और रावी नदी का जो स्थल रहा था वह हड़प्पा। ठीक। घग्गर नदी किस स्थल पे बहती थी? मतलब मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है,
और जो घग्गर है, घग्गर कालीबंगा स्थल के समीप में है और सतलज रोपड़ के समीप है। यानी आप देख सकते हैं इसका उत्तर है 3 4 सॉरी 2 4 1 3, 2 4 1 3। कहीं आपको दिख रहा है 2 4 1 3? जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 दिया है और सूची 2 दिया है, आपको मिलान करना है। कह रहा है कार्नेलियन बीड, ताम्र, अरिकामेडु और ताम्रलिप्ति। और दूसरे साइड बंदरगाह है, हड़प्पा स्थल है, राजस्थान है, बंगाल है। तो ताम्र, जो तांबे का काम होता था त- जो तांबे का काम होता था वह राजस्थान में हुआ करता था। कहाँ पे? राजस्थान में। जो ताम्रलिप्ति है, ताम्रलिप्ति एक प्रकार का बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह है। ठीक है, और यह बंगाल में स्थित था, लेकिन आप इसको बंगाल से मैच करेंगे और बंदरगाह के लिए अरिकामेडु को देखेंगे आप। और कार्लेनियन बीड कहाँ से संबंधित है? हड़प्पा से संबंधित है। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। डेविड आर्नोल्ड, डेविड लुडेन, डेविड पेज, सीएल वेली। इनको सूची 2 से मिलान करना है। तो डेविड आर्नल्ड, इनका जो संबंध रहा था वह रहा था दी कांग्रेस इन तमिलनाडु से। कहाँ से? द कांग्रेस इन तमिलनाडु। डेविड लुडेन का जो संबंध था वह था एन एग्रियन हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की हिस्ट्री किसने लिखी थी? लुडेन साहब ने लिखा था। डेविड पेज, जो डेविड पेज हैं उन्होंने लिखा प्री लेड्यू टू पार्टीशन। और सीए बेली ने द लोकल रूट्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इलाहाबाद। ठीक है, सीए बेली लोकल रूट्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स लिखा। तो इस हिसाब से आप देखें तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, आपको ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में पंचजन किसे द्योतित करता है? जो पंचजन है वह किससे संबंधित है, मतलब किसको ज्यादा बताने की कोशिश कर रहा है? पंचजन। तो ऋग्वेद का जो पंचजन है उसका अर्थ है आर्यों की 5 जनजातियां। आर्यों की 5 जनजातियां। जो आर्यों की 5 जनजातियां थी वह कौन कौन सी थी? तो वह 5 जनजातियां थी अनु, द्रुह, अनु, द्रुह, पुरु, तुर्वस और यदु। ये आर्यों की 5 जनजातियां थीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कृषि को बढ़ावा देने के लिए कितने कारणों का ऋग्वेद में उल्लेख है? ऋग्वेद में कृषि को बढ़ावा देने के लिए कितने कार्यों का उद्देश्य है, उल्लेख है? तो वह 4 कार्यों का। वो 4 कार्य कौन कौन से थे? तो पहले का नाम था कृषि, दूसरे का नाम था उर्दर, तीसरा था धान्य और चौथा वृष्टि। ठीक, ऋग्वेद में टोटल कितने श्लोक हैं कृषि के लिए? कृषि के लिए टोटल कितने स्रोत हैं? तो टोटल है 24। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा कौन था? भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा कौन था? तो जो पहला राजा था उसका नाम था विम कदफिशस। क्या नाम था? विम कदफिशस। ठीक, यह किस वंश से संबंधित था? ये कुषाण वंश से संबंधित रहा था। किससे? कुषाण वंश से संबंधित रहा था। और इसने सिर्फ सोने के सिक्के ही जारी नहीं किए, इसने सोने और तांबे के सिक्के जारी किए थे। किसके? सोने के और तांबे के। ठीक है, और आपको बता दूं कि इसके सिक्कों पर
इसके सिक्कों पर शिव, नंदी एवं व त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं। सिक्कों पर किसकी आकृति है? शिव की, नंदी की और त्रिशूल की। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस राजा ने सर्वप्रथम संस्कृत में एक विस्तृत अभिलेख जारी किया? संस्कृत में एक विस्तृत अभिलेख जो जारी किया था वह किया था रुद्र दामन ने। किसने? रुद्र दामन ने। ठीक। और इन्होंने ही, रुद्र दामन ने ही मौर्य काल में जो बांध बना था सुदर्शन झील पे, उसका क्या किया था? पुनर्निर्माण करवाया था, दोबारा से उसे ठीक करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद गुप्त काल में प्रयुक्त पद भुक्ति को संदर्भित करता है, यानी द्योतित करता है? भुक्ति का अर्थ इसमें क्या था? भुक्ति का अर्थ क्या था? तो जो भुक्ति थे उनको कहा जाता था प्रांत। क्या कहा जाता था? प्रांत। और जो भुक्ति के शासक थे, भुक्ति के शासक, उसे कहा जाता था ऊपर, उसे भुक्ति के जो शासक थे उन्हें ऊपरिक कहा जाता था। क्या? ऊपरिक। और जो ऊपरिक थे इनकी जो नियुक्ति होती थी वो डायरेक्ट किंग करता था, यानी राजा द्वारा होता था। किसके द्वारा? राजा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है नीचे दो वाक्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है। तो कथन है, निषाद जो मूलतः आदिवासी थे, बौद्ध मतावलंबियों के लिए अछूत थे। उसका कारण है, यह आरंभिक ब्राह्मणी विधि निर्माताओं की मनोवृत्ति से साम्य रखता है। तो इसमें जो आपका पहला स्टेटमेंट है वह बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नीचे दो वाक्य दिए गए हैं, कारण और उसका अभिकथन। अभिकथन दिया है, ईसा काल की प्रथम 5 शताब्दियों में मलय उपद्वीप में भारतीयों ने अनेक राज्यों की स्थापना की, क्योंकि पुरातात्विक अवशेषों से समृद्ध भारतीय उपनिवेशों के अस्तित्व का संकेत नहीं मिलता। ऐसा कैसे हो सकता है कि संकेत ना मिले? मिलता है संकेत, यानी कारण गलत है और कथन सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ए सही है और आर गलत है। आर ए की व्याख्या नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर छांटिए। तो कालक्रम में अगर देखें तो इनमें सबसे पहले हमें भारवी देखने के लिए मिलती हैं 6ठी शताब्दी ईस्वी में। कहाँ? कब? 6ठी शताब्दी ईस्वी में। और उसके बाद से आपको देखने के लिए मिलेंगी भट्टी। कौन? भट्टी। ये 7वीं शताब्दी ईस्वी में मिलेंगी, ये 6th में मिलेंगी, और ये 7th बीसी में मिलेंगी। कब? बीसी में, सॉरी बीसी नहीं है, एडी में। ठीक। और श्रीहर्ष, जो श्रीहर्ष थे वो 12वीं शताब्दी के हैं। और उसके बाद से जो माघ हैं, माघ भी 7वीं शताब्दी के हैं। तो 3 4 3 4 2 1 कहीं दिख रहा है आपको? हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है। तो पहले जो सबसे पहले इसमें थे वह थे कौन से? सी का, अरे ऑप्शन नहीं दिया गया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको फिर भी करते हैं। सी पहले थे धर्मपाल। कौन? धर्मपाल। उसके बाद वत्सराज,
वत्सराज के बाद मिहिर भोज और मिहिर भोज के बाद महेंद्र पाल, यानी एक, एक चार दो तीन, एक चार दो तीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है। तो गिरनार अभिलेख सबको पता है, मैंने बहुत सारी वीडियोस में जब आपको कराया है उसको, तो गिरनार अभिलेख रुद्रदमन का बताया हुआ है मैंने। और शाक्य, जो शाक्य थे वो कपिल वस्तु से संबंधित रहे थे। किससे? कपिल वस्तु से। उत्तरी काली पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काली पॉलिश्ड वेयर जो थे वो गांगेय मैदान से संबंधित है। और गणतंत्र 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमें देखने के लिए मिलता है। इस हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमीर हसन आला सिज्जी द्वारा संकलित कृति फवायद उल फुआद, क्या फवायद उल फुआद निम्नलिखित में से किसके डूइंग्स एंड सेइंग्स का अभिलेख, किसके डूइंग्स एंड सेइंग्स का अभिलेख है? तो किसके? शेख निजामुद्दीन औलिया के डूइंग्स एंड सेइंग्स का अभिलेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी शब्दावली, सूफी शब्दावली में विलायत का क्या अर्थ है? विलायत कहते हैं ना विदेश, कहाँ जा रहा भैया? विदेश। लेकिन यहाँ पर विलायत का अर्थ है आध्यात्मिक क्षेत्र। क्या है? आध्यात्मिक क्षेत्र। कंफ्यूज मत होना आप, विलायत मतलब विदेश मार के आ जाए, इसका मतलब है आध्यात्मिक क्षेत्र। और जहाँ सूफी रहते थे, सूफियों का निवास स्थान जो था, निवास स्थान को कहा जाता था खानका। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, राज तिलक के तुरंत पश्चात जहांगीर द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों में 10वां अध्यादेश संबंधित था। जो 10वां अध्यादेश था वह किससे संबंधित था? जहांगीर के। तो 10वां जो अभिलेख था वह जागीरदारों से संबंधित रहा था। किससे? जागीरदारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली स्थित जमा मस्जिद की नींव किसने रखी? जमा मस्जिद की नींव रखी थी सम्राट शाहजहां ने। किसने? सम्राट शाहजहां ने। और कब रखा था? 6 अक्टूबर 1650 में। 6 अक्टूबर 1650 में इसकी नींव रखी गई थी। और इसका निर्माण कब पूरा हो गया, कंप्लीट हुआ ये? 1656 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीन के पद का सृजन किसने किया? अमीन के पद का सृजन यह भी किसने किया था? शाहजहां ने ही किया था। अमीन के पद का सृजन भी शाहजहां ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपका कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। कह रहा है, उत्तरी भारत के अंतिम महान सम्राट के रूप में भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय का अप्रतिम स्थान है, क्योंकि हमें पता है कि समसामयिक स्रोतों में इस बात के साक्ष्य मौजूद हैं। बिल्कुल, पहला कथन सही है और ये कारण भी इसका सही इसके बारे में बताता है। यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक सूची दो दिया हुआ है, आपको क्या करना है? मिलान करना है। राज्य और राजधानी का दिया हुआ है और आपको मिलान करना है। तो निजाम शाही राज्य, निजाम शाही की राजधानी क्या थी? वह थी अहमदनगर। कुतुब शाही राज्य की राजधानी गोलकुंडा हुआ करती थी। इमाम शाही की राजधानी जो थी वह थी बरार। और आदिल शाह की जो राजधानी थी आदिल शाही की, वो बीजापुर। इस हिसाब से आपको देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्या पूछ रहा है? सुमेलित नहीं है। तो अकबर सूबों की संख्या 15, जहांगीर सूबों की संख्या 17, शाहजहां सूबों की संख्या 22 और औरंगजेब सूबों की संख्या 24। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन, चारों ही ऑप्शन क्या है इसके? सही नहीं है। मतलब सही है, चारों ही ऑप्शन सही है, इसमें कोई उत्तर गलत नहीं है। ठीक है,
इस क्वेश्चन को आप एट इजी याद कर लीजिएगा, ठीक। क्योंकि जहांगीर के सामने भी जो जहांगीर थे, वैसे आयोग ने बी को सही माना है, क्योंकि यहाँ पे आयोग ने बोला आयोग के हिसाब से 15 होना था, लेकिन उसके रहते में ही कांगड़ा को जीत लिया गया और लाहौर को भी इसमें मिला लिया गया, यानी टोटल 17 हो गए थे। वैसे आप बी को राइट मान के निकल सकते हैं, वैसे चारों ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 और सूची 2 दिया है और आपको मिलान करना है। कह रहा है निकोलो डी कॉन्टी, निकोलो डी यात्री किस विजयनगर शासक के काल में आया था? तो जो निकोलो डी कॉन्टी था, वह किसके टाइम पीरियड में आया था? तो वो आया था देवराय प्रथम के टाइम पीरियड में आया था। डोमिगोसे पेज, डोमिगोसे पेज, यह किसके टाइम पीरियड में आया था? तो यह कृष्णदेवराय के टाइम पीरियड में आया था। फ्रेनरो न्यूज, यह किसके टाइम पीरियड में था? तो यह अच्युतराव के टाइम पीरियड में भारत में आया था। अब्दुल रजा देवराय द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित इमारतों का सही अनुक्रम क्या है? निम्नलिखित इमारतों का सही अनुक्रम क्या है? नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर देना है, ठीक। हुमायूं का मकबरा, यह बना था 1565 से 1570 ईस्वी के बीच में, ठीक। एतिमा उद दौला का मकबरा, यह बना था 1626 में। कब? 1626 में। आसफ खान का मकबरा जो था, वह बना था 1641 से 1645 के बीच। ताजमहल, ताजमहल का निर्माण हुआ था 1631 से 1653 ईस्वी के बीच, ठीक है। तो इसका जो सही क्रम आपको दिख रहा होगा, अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, और इसका सही क्रम का भी आप मुझको उत्तर अब आराम से दे सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। कह रहा है अब्दुल फजल, अब्दुल फजल, अब्दुल फजल ने बुक कौन सी लिखी थी? इन्होंने लिखी थी अकबरनामा। क्या लिखी थी? अकबरनामा। जियाउद्दीन बर्नी, इन्होंने लिखी तारीख ए फिरोज शाही। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख ए फिरोज शाही। अब्दुल हमीद लाहौरी, इन्होंने लिखी बादशाहनामा। क्या लिखी? बादशाहनामा। खाफी खां, खाफी खां ने मुंतखब उल लुबाब, क्या लिखी? मुंतखब उल लुबाब लिखी थी इन्होंने। इस हिसाब से आप देखें तो 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अकबरकालीन, अकबरकालीन निम्नांकित घटनाओं में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? मेड़ता को हस्तगत करना 1562 सही है। असीरगढ़ का घेरा 1601 ये भी सही है। गोंडवाना की विजय 1564 में, यह भी सही है। उड़ीसा की विजय 1582 में, यह ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि उड़ीसा की जो विजय किया गया था वह 1592 में किया गया था, ना कि 82 में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है, ठीक है। कह रहा है नौरोजी, नौरोजी ने क्या किया था? ड्रेन की संकल्पना दी थी इन्होंने, ठीक है। तिलक, जो तिलक थे उनका नारा था स्वराज्य का। गांधी जी जो थे, गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका को निकाला था, और नेहरू का संबंध पंचशील से था। किससे? पंचशील से। इस हिसाब से देखा जाए तो 2 4 1 3, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पुर्तगालियों का व्यापारिक ठिकाना नहीं था? पुर्तगालियों का व्यापारिक ठिकाना इसमें से कौन सा नहीं था? तो जो भारोच था वो पुर्तगालियों का व्यापारिक ठिकाना नहीं था, ठीक। भारोच एक बंदरगाह है, गुजरात में स्थित है, लेकिन कालीकट, कोचीन और माहे यह पुर्तगालियों का व्यापारिक ठिकाना रहा था। अगला क्वेश्चन है,
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बक्सर में अंग्रेजी पढ़ता था। वाह, बक्सर में अंग्रेजी कौन पढ़ता था? तो वह पढ़ता था मीर कासिम। कौन पढ़ता था? मीर कासिम। अगला क्वेश्चन है पीट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो 1784 में। काफी छोटा हो गया है लेकिन आपको ध्यान में आ रहा होगा, 1784 में। अगला क्वेश्चन है कामागाटा मारू पर सवार पंजाबी गदरकारियों की अंग्रेजी सेना के साथ भिड़ंत कहाँ पर हुई? जो कामागाटा मारू जहाज था, उनके जो पंजाबी गदरकारी थे, उनकी अंग्रेजों के साथ जो भिड़ंत हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो वह हुई थी बजबज में। कहाँ हुई थी? बजबज में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारत के योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारत के योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वह हुई थी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दो वाक्य दिए गए हैं, एक को कथन कथन और कारण, आपको दोनों क्या करना है? देखना है। तो वह है तृतीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योग के पक्ष में बदलाव को चिन्हित किया क्योंकि इस क्षेत्र में आयात को बंद करना आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक माना गया। कह रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योग के पक्ष में बदलाव को चिन्हित किया क्योंकि इस क्षेत्र में आयात को बंद करना आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक माना गया। तो बिल्कुल सही है, कारण और कथन एक दूसरे की व्याख्या करता है। ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित लड़ाइयों का सही अनुक्रम बताइए, नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। कन्नौज की लड़ाई, खनवा की लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की प्रथम लड़ाई। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। खनवा की लड़ाई हुई थी 16 मार्च 1527 में। और कन्नौज कन्नौज की जो लड़ाई हुई थी वह हुई थी 17 मई को 1540 में। और पानीपत की तीसरी लड़ाई बहुत फेमस थी 1761 में। तो आप इसका उत्तर आप सही तरीके से दे सकते हैं, 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। कह रहा है सबसे पहले कौन उसके बाद कौन। तो सबसे पहले इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा वकायात ए मुस्ताकी, वकायात ए मुस्ताकी। फिर आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें तबकात ए अकबरी, तबकात ए अकबरी। उसके बाद जो लिखा गया वह था मासीर ए जहांगीरी और फिर खजाइनुल फुतूह, यानी 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही अनुक्रम क्या है? संस्थाओं के अनुक्रम का सही पूछ रहा है कि अनुक्रम बताइए इसका। तो जो कलकत्ता मदरसा था उसकी स्थापना हुई थी 1781 में। ठीक। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना हुई थी 1784 में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1781 में। नहीं, फोर्ट विलियम कॉलेज की 1800 में हुई थी। कब हुई थी? 1800 में। अब बनारस स्थित संस्कृत कॉलेज 1781। ठीक। तो इसका सही उत्तर है 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित ग्रंथों के प्रकाशन का सही क्रम क्या है? ग्रंथों के प्रकाशन का सही क्रम पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो ग्रंथ लिखी गई थी वह लिखी गई थी नील दर्पण। नील दर्पण के बाद आनंद मठ, आनंद मठ के बाद गीतांजलि, गीतांजलि के बाद गोदान, यानी ऑप्शन नंबर सी 4 2 3 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कृषकीय आंदोलनों का सही ऐतिहासिक क्रम क्या है? कृषकीय आंदोलन का ऐतिहासिक क्रम पूछ रहा है। आप देख पा रहे होंगे यूजीसी ने क्रम वाले क्वेश्चन बहुत बहुत पूछे हैं। तो आपको हिस्ट्री की अच्छे से समझ और कौन सी घटना कब हुई, किसके बाद हुई, उसका अच्छे से पता होना चाहिए। निम्नलिखित कृषकीय आंदोलनों का सही ऐतिहासिक क्रम क्या है? तो ये क्रम है
पहले पनवा पनवा विद्रोह हुआ था। उसके बाद से विद्रोह हुआ चंपारण। चंपारण के बाद मोपला विद्रोह। मोपला के बाद एका विद्रोह हुआ था। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो 3-1-4-2, 3-1-4-2 कहीं दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आपको बता दूं जो पनवा विद्रोह हुआ था वो 1873 से 76 के बीच, 1873 से 76 के बीच हुआ था। और जो इसके प्रमुख नेता थे उनका नाम था ईश्वर चंद्र राय। क्या नाम था? ईश्वर चंद्र राय। चंपारण, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917 का है। ये तो सबको पता है, महात्मा गांधी इसके प्रमुख नेता थे। एका आंदोलन जो है वह 1921-22, इसके जो प्रमुख नेता थे वो मदारी पासी थे, मदारी पासी। और मोपला विद्रोह 1920 का है और इसके प्रमुख नेता जो थे उनका नाम था अली मुसली सार। अली मुसली सार, अली मुसली सार। नेक्स्ट क्वेश्चन कारण और कथन है। तो बताना है कृषि के वाणिज्यीकरण ने कृषक वर्गों में और भी विवेक कर दिया, क्योंकि कृषि के वाणिज्यीकरण से कृषि की वृद्धि हुई। ये कौन सी बात हुई भाई? वाणिज्यीकरण से कृषि की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। दोनों कथन सही है, व्याख्या सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली का गठन किसके द्वारा किया गया? यंग इटली का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो यह मैजनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मैजनी के द्वारा। इनका पूरा नाम था जोसेफ मैजनी। यह गठन किया गया था 1831 में। कारण और कथन दिया है, कह रहा है भारत में कृषक वर्ग की संलिप्तता अलग अलग तथा स्थानीय बनी रही, क्योंकि भारतीय कृषि समाज की संरचना जटिल थी। भारतीय कृषि समाज की जो संरचना थी वह जटिल थी। मतलब ये कौन सी बात हुई कि संलिप्तता अलग अलग थी क्योंकि ये जटिल थी? तो कारण आर गलत है, ऑप्शन ए सही है, यानी ए सही है, कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण ही है। मैरलैंड के अनुसार भारत का निर्यात का बड़ा भाग सूती वस्त्रों का था, क्योंकि बाबर ने उल्लेख किया है कि काबुल में सूती वस्त्र प्रमुख रूप से भारत से लाए जाते थे। काबुल में जो सूती वस्त्र थे वो प्रमुख रूप से कहाँ से लाए जाते थे? भारत से। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या ये कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जो रूसो है, रूसो रूसो का संबंध रहा था जनरल बिल से। मार्क ब्लॉक, सामंत साहिर, एफ एन एलेंजस, यह थे समाजवाद से संबंधित। एम एन श्रीनिवास, यह सांस्कृतिकरण से संबंधित रहे थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 2-4-1-3, 2-4-1-3 कहीं दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका यूजीसी में जो 2011 में आपसे पूछा गया था जून वाले शिफ्ट में, कंप्लीट यहाँ पे हमने कवर कर दिया है। और इसके बाद हम दिसंबर शिफ्ट वाले को कंप्लीट करेंगे। तो आप यहाँ बने रहिएगा। यहाँ पे 2011 से 2025 तक जितने भी क्वेश्चन आपके यूजीसी के हिस्ट्री में पूछे गए होंगे कंप्लीट कवर करेंगे और सबको डिटेल्ड ऐसे ही एनालिसिस करते हुए निकलेंगे, ताकि आपको पेपर आसान लगे और आप अपना यूजीसी क्वालिफाई कर सकें। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।